दोस्तों, पिछले कुछ सालों के दौरान ऐसा देखा गया है कि भारत और नेपाल के बीच कई मामलों को लेकर विवाद चल रहा है। एक समय पर नेपाल का 2/3 कमर्शियल ट्रेड और 1/3 सर्विस ट्रेड भारत के साथ ही हुआ करता था, लेकिन अब धीरे धीरे चीन का प्रभाव नेपाल में बढ़ता जा रहा है। यहाँ तक कि नेपाल के स्कूलों में चाइनीज लैंग्वेज मैंडराइन सिखाई जा रही है। चीन और नेपाल दोनों में ही कम्युनिस्ट पार्टी का राज है। ऐसे में कई एक्सपर्ट्स का ऐसा दावा है कि भारत नेपाल को जल्द ही खो देगा। नेपाल और भारत के संबंधों का इतिहास सैकड़ों साल पुराना है। भारत और नेपाल के बीच सिर्फ राजनीतिक या कूटनीतिक संबंध नहीं है, बल्कि दोनों देशों की संस्कृति, परंपराओं और सभ्यताओं में भी काफी समानता देखने को मिलती है। हिंदी और नेपाली दोनों ही भाषाओं का जन्म देवनागरी लिपि से हुआ है। भारत हमेशा से ही नेपाल को अपना छोटा भाई मानता आया है। लेकिन दोस्तों, फिर क्या वजह रही कि जिस कारण नेपाल और भारत के बीच विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है? क्या सच में नेपाल भारत से दूर हो रहा है? आज की इस वीडियो में हम नेपाल और भारत के बीच के रिलेशंस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कैसे भारत का प्रभाव नेपाल में कम होता हुआ नजर आ रहा है। तो चलिए अब देर न करते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले आपको बता दें कि नेपाल हिमालयन रेंज के सदर्न स्लोप एरिया में आता है। ये चीन और नेपाल जैसे दो शक्तिशाली और ताकतवर देशों के बीच में स्थित है, जिसका फायदा नेपाल बखूबी रूप से उठाना जानता है। भारत और नेपाल के बीच कई दशकों से ओपन बॉर्डर का सिस्टम चला आ रहा है, यानी भारत और नेपाल बिना रोक टोक के, बिना वीजा और पासपोर्ट के आराम से एक दूसरे के देश आ जा सकते हैं। आज ना जाने कितने ही नेपाली रोजगार की तलाश में भारत आ रहे हैं। वहीं भारत भी बड़ी संख्या में नेपाल में अपना सामान एक्सपोर्ट करता है। नेपाल का कहना है कि वो इंडिया और चीन के साथ एक जैसे संबंध स्थापित करना चाहता है, यानी कि नेपाल भारत और चीन को एक ही नजरिए से देखता है। लेकिन हाल ही में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे ऐसा पता चलता है कि नेपाल पर चीन का ज्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है। भारत और नेपाल के बीच रिश्ते कमजोर होते हुए नजर आ रहे हैं। नेपाल में लोगों को एंटी इंडियन के नारे लगाते हुए भी देखा गया है। इतना ही नहीं, नेपाल में कुछ बुद्धिजीवी नेता लोगों को भारत के खिलाफ भड़का रहे हैं। एक नेता ने तो कुछ समय पहले ये भी कहा था कि नेपाल के गोरखा जवानों को भारतीय सेना में अपनी सेवा प्रदान नहीं करनी चाहिए। इतना ही नहीं, कुछ साल पहले तक नेपाल में जितना भी FDI आता था उसमें 1/3 हिस्सा भारत का हुआ करता था। नेपाल के लोग भारत में काम करके अपने देश में हर साल काफी मोटी रकम भेजा करते थे, लेकिन ज्यादा इंपोर्ट के कारण नेपाल का ट्रेड डेफिसिट लगातार बढ़ता जा रहा था, जिसे कम करने के लिए नेपाल ने कई चीजों का एक्सपोर्ट शुरू किया। नेपाल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के अलावा बिजली की सप्लाई भी कर रहा है और आज भारत नेपाल से इलेक्ट्रिसिटी खरीद रहा है। पर धीरे धीरे नेपाल के आंतरिक मामलों में चीन का हस्तक्षेप बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल चीन नेपाल में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है और चीन नेपाल को ऐसी तसल्ली दे रहा है कि वो उसके संग खड़ा हुआ है। हर मुश्किल में वो नेपाल का साथ देगा। नेपाल में अच्छी सड़कें और रेलवे नेटवर्क डेवलपमेंट करेगा। पोर्ट तक जाने के लिए नेपाल को एक अच्छा ट्रांसपोर्टेशन मुहैया कराएगा, जिससे अन्य देशों के साथ भी नेपाल को व्यापार करने में आसानी होगी। दोनों देशों के कम्युनिस्ट लीडर के बीच ओपन कम्युनिकेशन हो रहा है। साल 2019 के आंकड़ों के अनुसार नेपाल के कुल FDI में भारत का योगदान 30% था और चीन का 40%। लेकिन धीरे धीरे नेपाल अपने देश में चीन की कंपनियों को FDI के लिए ज्यादा अप्रूवल दे रहा है। साल 2020 की पहली तिमाही में नेपाल के कुल FDI में चीन की हिस्सेदारी 90% रही थी। दोस्तों, चीन चाहता है कि नेपाल की निर्भरता भारत पर कम हो और इसलिए नेपाल को ज्यादा से ज्यादा लुभावने ऑफर दे रहा है। लेकिन हर कोई ये बात जानता है कि चीन कैसे पहले देशों को अपने जाल में फंसाता है और जरूरत पड़ने पर अपने हाथ पीछे खींच लेता है। पाकिस्तान और श्रीलंका इसके जीते जागते उदाहरण है। लेकिन नेपाल चीन के मंसूबों को ठीक से नहीं जानता है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ सालों के बाद चीन ये दावा करने लगेगा कि नेपाल उसका ही एक आधिकारिक क्षेत्र है। उस वक्त तक नेपाल पर चीन का कर्जा इतना बढ़ गया होगा कि वो चाहकर भी चीन का विरोध नहीं कर पाएगा। खैर, ये तो भविष्य की बात है, लेकिन चीन ने इसकी तैयारी अभी से शुरू कर दी है। नेपाल के स्कूलों में अब चीन की मुख्य भाषा मैंडराइन सिखाई जा रही है, जिससे आने वाले समय में नेपाल के लोग चीन में जाकर नौकरी कर सके और चीन को सस्ती दरों पर अच्छी लेबर मिल सके। नेपाल के लोग काफी मेहनती भी माने जाते हैं। चीन ने कुछ समय पहले तिब्बत के लासा से काठमांडू तक एक रेल प्रोजेक्ट शुरू किया था, जो साल 2025 तक पूरा हो सकता है और इसके बाद इसे लुम्बिनी तक बढ़ा दिया जाएगा, जो भारत के बॉर्डर के काफी नजदीक पड़ता है। इससे चीन की भारत में भी दखल अंदाजी बढ़ सकती है। नेपाल और भारत के बीच सबसे बड़ा विवाद सीमा को लेकर चल रहा है। साल 2019 में भारत ने अपना एक नया पॉलिटिकल मैप जारी किया था, जिसमें उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के 3 हिस्से कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को भारत ने अपने नक्शे में दिखाया था। इन सभी क्षेत्रों पर लंबे समय से भारत का कब्जा है, लेकिन अब नेपाल ने इस पर आपत्ति जतानी शुरू कर दी है और कहा है कि ये तीनों जगह नेपाल के अधीन आते हैं। इसके बाद नेपाल ने भी अपना एक नक्शा जारी किया और इन हिस्सों को अपनी टेरिटरी बताया, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री KP ओली ने भारत का विरोध किया था। ये सीमा विवाद कब शुरू हुआ था, इसके लिए आपको भारत और नेपाल के इतिहास के बारे में जानना होगा। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि 10वीं शताब्दी के दौरान नेपाल में लोगों ने रहना शुरू किया था और धीरे
धीरे वहाँ पर लोगों की तादाद बढ़ने लगी। इसके बाद नेपाल वाले हिस्से पर भारतीय साम्राज्यों ने राज किया, जिनमें गुप्त, सोम और सूर्य साम्राज्य शामिल थे। इन साम्राज्यों ने नेपाल में कला, संस्कृति, शिक्षा और अन्य कई क्षेत्रों में सुधार लाने का काम किया और भारत के राजाओं ने नेपाल में इन चीजों की नींव रखी थी। लेकिन 13वीं शताब्दी के दौरान नेपाल में मल्ल राजवंश की स्थापना हुई। कुछ समय बाद गुरखा, नेवार और तनहू जैसे छोटे छोटे साम्राज्य बंटने शुरू हो गए। गुरखा समुदाय के लोग प्राचीन समय से ही काफी बहादुर माने जाते रहे हैं। धीरे धीरे नेपाल में क्रिश्चियन मिशनरीज ने कदम रखा और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार यहाँ पर शुरू हुआ। वहीं दूसरी ओर भारत में ब्रिटिशर्स का राज था। हम आपको बताना चाहेंगे कि नेपाल दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शुमार है जो कभी भी किसी अन्य देश का गुलाम नहीं रहा है। लेकिन ब्रिटिशर्स ने नेपाल को अपने अधीन करने की कोशिश की थी। सन 1814 में नेपाल और ब्रिटिशर्स के बीच वॉर हुई, जिसे एंग्लो नेपालीज वॉर के नाम से जाना जाता है। 2 साल तक चले इस युद्ध में अंत में गुरखा की ही हार हुई थी। इसके बाद काठमांडू और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक संधि हुई, जिसमें दोनों देशों के बीच बॉर्डर निर्धारित कर दिया गया। महाकाली नदी के साउथ वाले हिस्से को भारत में शामिल किया गया और नॉर्थ वाले हिस्से को नेपाल में। इस संधि के मुताबिक काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा के हिस्से नेपाल को मिले थे और बदले में सिक्किम और दार्जिलिंग भारत के हिस्से में आ गए थे। लेकिन सन 1860 में ब्रिटिशर्स ने नक्शा बदल दिया और इन तीनों क्षेत्रों को भारत का हिस्सा बताया। उस समय नेपाल ने इस पर कोई भी आपत्ति नहीं जताई थी, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा लोग भी नहीं रहा करते थे। लेकिन ब्रिटिशर्स का ऐसा कहना था कि इसके जरिए वो चीन के साथ आसानी से व्यापार कर पाएंगे। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के दौरान नेपाल ने इस हिस्से को अपना बताना शुरू कर दिया। इतने लंबे समय के बाद नेपाल ने कहा कि वो तो ट्रीटी ऑफ सुगली को मानते हैं, जो कि 1816 में साइन हुई थी। लेकिन इस मुद्दे पर भारत और नेपाल ने बैठकर बात करने की कोशिश नहीं की और साल 2019 में जब भारत ने अपना नक्शा जारी किया, तब इस मामले ने एक बार फिर से तूल पकड़ लिया। इतिहासकारों की माने तो सन 1950 के दशक में नेपाल के राजा त्रिभुवन बिरविक्रम सिंह ने भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री को ऑफर दिया था कि वो नेपाल को भारत का एक प्रांत बना ले। लेकिन नेहरू जी ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। नेहरू जी ने कहा था कि नेपाल एक स्वतंत्र राष्ट्र है और इसे स्वतंत्र राष्ट्र ही रहना चाहिए। वहीं इसके पीछे की असली सच्चाई के बारे में कहा जाता है कि अगर नेहरू जी राजा त्रिभुवन का प्रस्ताव स्वीकार कर लेते तो इससे चीन नाराज हो सकता था। नेहरू जी और चीन के बीच काफी अच्छे संबंध थे और नेहरू जी किसी भी कीमत पर चीन को नाराज नहीं करना चाहते थे। साल 2020 में भारत के रक्षा मंत्री ने दार्चुला लिपुलेख के पास लिंक रोड का उद्घाटन किया था और इस पर भी नेपाल ने अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी। नेपाल ने बयान दिया कि लिपुलेख में सड़क बनाने से पहले भारत को नेपाल से पूछना चाहिए था। वहीं भारत ने जवाब देते हुए कहा था कि ये क्षेत्र भारत के अधीन है और इसके लिए उन्हें किसी अन्य देश की इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद नेपाल में भारत विरोधी नारे भी लगाए गए थे और भारत के खिलाफ कई जगह प्रदर्शन भी हुए थे। बॉर्डर डिस्प्यूट के अलावा भारत के नए इकोनॉमिक रूल्स के कारण भी नेपाल और भारत में थोड़ी दरार पैदा हुई है। भारत नेपाल का एक खास बिजनेस पार्टनर था और अब भी है। लेकिन भारत में नोटबंदी और जीएसटी जैसे नियम लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार कम हुआ है। नोटबंदी के कारण नेपाल के लोगों को भारतीय करेंसी बदलवाने में भी काफी समस्याएं आई थी, जिसके बाद नेपाल के लोगों ने सोचा कि भविष्य में भी ऐसी दिक्कत आ सकती है, जिसके लिए उन्हें अभी से तैयारी करनी होगी। और नेपाल के लोकल व्यापारियों ने भारत की बजाय चीन के साथ अपना व्यापार बढ़ाना शुरू कर दिया। दोस्तों, कोरोना महामारी ने दोनों देशों के बीच विवाद में और भी ज्यादा गर्मी पैदा कर दी। नेपाल ने अपने बॉर्डर्स पर कई प्रतिबंध लगा दिए, जिससे दोनों देशों के लोग एक दूसरे के देश में आसानी से न आ जा सके। नेपाल ने कहा था कि भारत ने ही उनके देश में कोरोना वायरस फैलाया है, जबकि ये बात तो भाई पूरी दुनिया जानती है कि कोरोना की जो शुरुआत हुई है वो चीन से हुई थी। लेकिन नेपाल ने एक बार भी चीन को इसका कसूरवार नहीं ठहराया। इसके अलावा भी समय समय पर नेपाल और भारत के नेता विवादित बयान देते रहे। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कुछ समय पहले भगवान बुद्ध को भारतीय कहा था, तो वहीं नेपाल के नेता ने कहा था कि अयोध्या पहले उनके देश का हिस्सा था और भगवान राम का जन्म नेपाल में ही हुआ था। लेकिन इन सभी बयानों और विवादों को एक तरफ रखते हुए भारत नेपाल के साथ अपने संबंध मजबूत करने के काफी प्रयास कर रहा है। सामंत गोयल, जो चीफ ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग भारत के आर्मी चीफ जनरल और फॉरेन सेक्रेटरी हैं, दोनों देशों के बीच संबंध सुधारने का ये प्रयास कर रहे हैं और नेपाल के दौरे भी कर चुके हैं। और नेपाल और भारत के बीच क्रॉस बॉर्डर इकोनॉमिक जोन बनाने की बात भी चल रही है। इसके अलावा भारत के कई प्रोजेक्ट्स जैसे कि पंचेश्वर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट और कोस्टल हाईवे प्रोजेक्ट पेंडिंग पड़े हैं। भारत और
और नेपाल के बीच सदियों से रोटी और बेटी का रिश्ता रहा है। जी हाँ दोस्तों, नेपाल के लोग रोजगार के लिए भारत आते हैं, तो वहीं दोनों देशों के युवक युवतियों के बीच विवाह भी एक देखिए कॉमन बात है। भगवान राजा का जन्म भारत में हुआ है तो राजा जनक और सीता नेपाल से ताल्लुक रखते थे। महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ था, लेकिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति भारत में हुई थी। दोनों देशों का रहन सहन, बोल चाल और संस्कृति में भी और काफी सिमिलैरिटीज हैं। ऐसे में भारत और नेपाल दोनों के लिए अच्छा यही रहेगा कि फिजूल के बयानबाजी से या चीन के बहकावे में आकर नेपाल कोई भी फैसला ना ले और सभी विवाद को बैठकर सुलझाए। तो दोस्तों, ये थे वो कारण जिसके लिए नेपाल भारत के साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। आशा है आप भारत और नेपाल के बीच विवाद को अच्छी तरह से समझ पाए होंगे इस वीडियो के थ्रू। अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप कमेंट कर सकते हैं।